हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आजकल आपकी नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी बुक गणिता मंजरी का चैप्टर नंबर 5 आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड कर रहे हैं बच्चों। तो पिछले वीडियो में मैंने इसके एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to 5 करवाए थे, ठीक है। और अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। इसे करते हैं बच्चों। तो क्या दे रखा था, डायमीटर ऑफ दिस सर्कल इज ए बी, point C is on the circumference. What is the measure of angle ACB? ठीक है। तो इसकी सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। क्या दिया है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और जो इसका डायमीटर है ना, उसका नाम क्या है, A। ये गिवन ही है, ठीक है। तो C is any point on the circumference, तो यहाँ पे C एक पॉइंट ले लेते हैं। What is the measure of angle ACB? ये हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा बच्चों, एक और बात देखो, जो मैंने आपकी इसकी चैप्टर की 5.1 एक्सरसाइज करवाई थी ना, तो वो तो मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों ने पूरा कंपास, स्केल, पेंसिल यूज करके बनाना है, ठीक है। पर उसके बाद की जो सारी एक्सरसाइज है या इसके थ्योरम्स भी हैं, तो उसमें क्या है, जो हमें फिगर्स चाहिए होगी ना, वो सिर्फ रेफरेंस फिगर ही होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पूरा पेंसिल, स्केल, कंपास वगैरह यूज करके बनाने की जरूरत नहीं है। इतना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आप सीधा ही ऐसे रफ सी फिगर बना दोगे, ठीक है। क्योंकि मैथ्स का पेपर वैसे ही बहुत लंबा होता है, तो अगर ऐसा ना हो कि आप लोग उसी में टाइम वेस्ट करते रह जाओ और बाद में आपका पेपर छूट जाए। तो मैंने यहाँ पे भी एक रफ सी फिगर बना दी। तो क्या गिवन है हमें, दैट ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। इफ इट इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, इट मस्ट बी पासिंग थ्रू द सेंटर। सी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सी ले लिया। वी नीड टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए सी बी। इसका हमें मेजर फाइंड आउट करना है, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व को। देखो बच्चे, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसके जो हमने थ्योरम 9 पढ़ी थी ना, उसका रेफरेंस लेंगे। उसमें क्या था, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो उसी को हम इसमें यूज करेंगे। तो हम पहले लिख लेते हैं, एज वी नो दैट एंगल subtended by an arc at center is equal to 2 times angle subtended by it at any point on circle, ठीक है बेटा। तो ये प्रॉपर्टी मैंने लिख दी। तो उसके बाद इसका मतलब क्या हो गया, दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 टाइम एंगल ए सी बी, ठीक है। और ये ए ओ बी क्या बच्चे, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे रही हूँ मैं, एज एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन कितना होता है हमेशा, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन दे देते हैं, एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन इसका रीजन हो जाएगा, ठीक है। इसको 2 को सब्सटीट्यूटिंग 2 in 1, तो हमें क्या मिल गया बच्चे, एंगल ए ओ बी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल ए सी बी, ठीक है। तो 2 टाइम एंगल ए सी बी कितना आ गया बच्चे, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए सी बी कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। और यही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो बच्चे, इसके सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, ठीक है। इफ एंगल ए मेजर 75 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल ले लिया, उसके अंदर ए बी सी डी मैंने एक क्वाड्रिलेटर बना दिया, ठीक है। एंगल ए मेजर 75 डिग्री, ठीक है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। और आगे क्या कह रहे हैं, इफ एंगल बी इज इक्वल टू 110 डिग्री, ये एंगल 110 डिग्री है, और वी नीड टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो किस तरह से लिखेंगे, एज पहले प्रॉपर्टी लिख देते हैं। क्या प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की, एज वी नो दैट द opposite angle of the cyclic quadrilateral are supplementary. As we know that opposite angles of cyclic
quadrilateral are supplementary. ठीक है, या बच्चों इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट sum of the opposite angle of the cyclic quadrilateral is equal to 180 डिग्री. तो जैसे मर्जी आप लिख लेना. तो here एंगल, सो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री. एंगल ए की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 75 डिग्री, और एंगल सी हमें मालूम नहीं है, वही तो फाइंड आउट करना है हमें. तो एंगल सी इज इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, कितना होता है 105 डिग्री. ठीक है, तो एंगल सी इज इक्वल टू 105 डिग्री आ गया. तो एक चीज तो हमारी ये निकल गई, यही हमें फाइंड आउट करना था एंगल सी. और उसके बाद हम मेजर ऑफ एंगल बी दे रखा है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल डी. तो साथ ही क्योंकि हमने प्रॉपर्टी ऊपर लिख दी है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. ऑल्सो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री. बी की वैल्यू हमें दे रखी है बच्चे, दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री, 110 डिग्री. ठीक है, प्लस एंगल डी हमें मालूम नहीं है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल डी इज इक्वल टू, ये टर्म उस तरफ जाके माइनस नेगेटिव हो जाएगी, तो दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री. तो देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू 70 डिग्री. और यही हमें इसमें फाइंड आउट करना था. हमें यहाँ पे एंगल सी और एंगल डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. इसके 8th क्वेश्चन में बच्चों देखो क्या दे रखा है. Quadrilateral PQRS is inscribed in a circle if angle P is equal to 2x plus 10 degree and angle R is equal to 3x minus 20 degree, then find the value of x and measure of angle P and angle R. ठीक है, तो क्या किया हमने, यहाँ पे फिर से एक सर्कल बना दिया और PQRS इसके अंदर एक कोई क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है, और हमें गिवन है एंगल P इज इक्वल टू कितना दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 10 डिग्री, वही मैंने लिख दिया. और एंगल R इज इक्वल टू कितना है 3x माइनस 20 डिग्री. तो प्रॉपर्टी वही है पिछले वाले क्वेश्चन वाली, क्या थी, द सम ऑफ एज सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक quadrilateral is 180 डिग्री. हमें मालूम है that the opposite angle of the cyclic quadrilateral are supplementary or their sum is 180 degree. Therefore angle P plus angle R is equal to 180 डिग्री हो जाएगा. ठीक है बच्चे, और P की वैल्यू कितनी दे रखी है 2x प्लस 10 डिग्री. ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आ गया 3x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो ये कितना आ गया 2x प्लस 10 प्लस 3x माइनस 20. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे इज इक्वल टू 180. अब इसका तरीका क्या होता है बच्चे सॉल्व करने का, कि हम क्या करते हैं, इसमें वेरिएबल टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लेंगे. तो वेरिएबल टर्म्स इसमें कौन कौन सी हैं, 2x और 3x. ठीक है, और ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं ये कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये 20 यहाँ पे नेगेटिव टर्म है तो उधर जाके प्लस हो जाएगी, और ये 10 इधर पॉजिटिव है तो उधर जाके कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व किया. 2x प्लस 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5x. 180 प्लस 20 इज इक्वल टू 200 माइनस 10 इज इक्वल टू 190 डिग्री. देन x विल बी इक्वल टू 190 अपॉन 5. ठीक है, तो इसकी हमने कटिंग कर ली, तो ये दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 38 डिग्री. सो x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, दैट इज इक्वल टू 38 डिग्री. ठीक है, नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, उसके आगे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. वो हमारे पास आ गई. ठीक है, हमने कर लिया. इसको बॉक्स में रख दो ताकि ये हाईलाइट भी हो जाए, सामने दिख जाए आपको. ठीक है, द मेजर ऑफ एंगल पी, देन एंगल पी इज इक्वल टू 2x प्लस 10 डिग्री है बेटा. ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 38 डिग्री प्लस 10, ये आ जाएगा. ठीक है, और 38 टू इज इक्वल टू 38 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 76 डिग्री प्लस 10. ठीक है, डिग्री यहाँ पे मैं इकट्ठा ही लगा दे रही हूँ. दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 86 डिग्री. ठीक है बच्चे, आगे और एंगल आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, दैट इज इक्वल टू 3x माइनस 20 डिग्री. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 38 माइनस 20 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 38 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 114 डिग्री माइनस 20, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 114 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू
94 डिग्री। तो ये 94 डिग्री आ गया। ठीक है बच्चे। अब बच्चे देखो हम ना इस क्वेश्चन को एक बार चेक भी कर सकते हैं। किस तरह से चेक हो जाएगा? देखो अगर एंगल ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री आना चाहिए ना। तो मैंने एक बार एंगल P प्लस एंगल R करके देख लिया, दैट इज इक्वल टू 86 प्लस 94, और 86 प्लस 94 कितना होता है? 6 प्लस 4 10। ठीक है, 9 प्लस 1 10 प्लस 180 डिग्री आ गया। तो ये हमारा चेक भी होगा कि जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया है इसका आंसर भाई बिल्कुल सही है। ठीक है, 9th क्वेश्चन में देखो क्या है बेटा, द डिस्टेंस ऑफ अ कोड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो फिगर बना लेते हैं पहले इसकी। क्या दे रखा है? एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर ओ ले रही हूँ मैं। ठीक है, सेंटर की बात हुई है। द डिस्टेंस ऑफ अ कोड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। तो ये 16 सेंटीमीटर क्या है? ये लेंथ ऑफ कोड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कोड ले ली मैंने जिसकी लेंथ ए बी नाम दे देती हूँ। ये कितना है? 16 सेंटीमीटर है। द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यानी अगर मैं इसको यहाँ पे डिस्टेंस ले रही हूँ, डिस्टेंस का मतलब हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस ओ एम इज इक्वल टू कितना देर का? हमें 6 सेंटीमीटर। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है बच्चे, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन भी करवाया था। ये रेडियस, ठीक है, ओ आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना। गिवन क्या है हमें? लेंथ ऑफ कोड इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ कोड इज इक्वल टू कितनी देर की है? दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना देर का है? यानी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना देर का है हमें? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक, और इसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये डी आ गया। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला भी होता है बेटा, सीधा ही मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रही हूँ। लेंथ ऑफ कोड का फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ कोड इज इक्वल टू स्क्वायर होती है, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। हमें यहाँ पे आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लेंथ ऑफ कोड कितनी देर की है? 16, 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर हमें मालूम नहीं है, उसे मैं ऐसे टिस छोड़ रही हूँ, और यहाँ पे डी की वैल्यू 6 दे रखी है, तो ये 6 स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो 16, ये मैं 2 इधर ले आ रही हूँ बच्चे, तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे कितना रह गया? आर स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो यहाँ पे 8 आ गया बच्चे। ठीक है, तो 8 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 36। और इसका स्क्वायर रूट हटाने के लिए मुझे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? 64। यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस 36। इस तरफ ये टर्म माइनस किए, ये इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगी तो ऑपरेशन उल्टा हो जाएगा, तो माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एंड 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ गया। ठीक है, तो मैं इसको उल्टा करके भी लिख रही हूँ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। देन आर विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 100। और हमें मालूम है स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है? 10 10 100 ना, इट मीन्स 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आर की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, और दूसरा इसका तरीका क्या है? जैसे मैंने आपको एक बार पहले भी बताया कि हमें मालूम है ये डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। ठीक है, तो इससे क्या किया हमने? पहले यहाँ पे कर लेंगे एज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, ये अदर मेथड है बेटा, है ना। ठीक है, बस तो यहाँ पे खत्म हो गया। ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, तो देयरफॉर ये एम सेंटर है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? एम इज मिड पॉइंट, देयरफॉर ए एम। ठीक है, तो ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी है, और ए बी हमें कितना दे रखा है? 16 सेंटीमीटर, और ए एम विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? हाफ ऑफ 16, दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्योंकि इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना, तो उसके लिए तो हमें सिर्फ ए एम डिस्टेंस ही चाहिए। ठीक है, तो नाउ इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल लिखे करें, है ना, क्योंकि राइट ट्राइंगल में लगती है। इन राइट ट्राइंगल ओ एम ए बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, चाहो तो बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या आ जाएगा? ओ ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब इसके बाद ओ ए की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? यही तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम की वैल्यू कितनी है?
दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, हमने अभी फाइंड आउट करी है। और ओ एम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6 है, दैट इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 64 प्लस 36 दैट इज इक्वल टू 100। ठीक है, देन ओ ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर, अगर 100 है तो ओ ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10, साथ में यूनिट सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको इस मेथड से भी कर सकते हो, दोनों ही मेथड ठीक है। तो बच्चों देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैज साइड्स 5 5 12 12 यूनिट्स, फाइंड दिस एरिया। ठीक है बच्चे, क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। ठीक है, उसकी साइड्स दे रखी है 5 5 12 12। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सेंटीमीटर्स वगैरह नहीं लिखा होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको सेंटीमीटर्स नहीं लिखा है, यूनिट्स में लिख दिया है। ठीक है, तो बच्चे देखो इस क्वेश्चन को तो ना वैसे हम सॉल्व दो तरीके से कर सकते हैं। एक क्या है इसमें कि जैसे आप लोगों ने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें क्या होता है कि अगर कोई ये ट्राइंगल दे रखी है ना, इसकी साइड्स ए बी सी दे रखी है हमें, ठीक है, तो इसका एरिया तीनों साइड्स दे रखी है, तो इसको क्या करते हैं, एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम, पहले तो इसका एस फाइंड आउट करते हैं। एस का मतलब क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर, मींस इसके पेरीमीटर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं हम किसी ट्राइंगल का, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे सेमी पेरीमीटर है तो अपॉन 2 कर देंगे। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कुछ भी आ गई, तो उसके बाद हम इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, तो इससे हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। पर यहाँ पे हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, और इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए भी इसी तरह का एक फॉर्मूला है, क्योंकि क्वाड्रिलेटर की 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, जैसे ए बी सी डी, इसमें 4 साइड्स हैं, तो पहले इसका सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसकी चारों साइड्स का सम फाइंड आउट कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ये सेमी पेरीमीटर है तो अपॉन 2 कर देंगे, तो उसकी कुछ भी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो उसके बाद एरिया किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी एंड एस माइनस डी। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले का नाम है ब्रह्मगुप्तास फॉर्मूला, ब्रह्मगुप्तास फॉर्मूला। ठीक है, अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, पर क्योंकि ये देखो क्वेश्चन में हमें दे रखा है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो यानी हम इसमें सर्कल की ही प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और सर्कल की प्रॉपर्टीज के लिए क्या कर रहे हैं, देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा, अब एक और बात बच्चे डिस्कस कर लेते हैं। देखो आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है, कि अगर मान लो ये हमारे पास कोई ट्राइंगल दे रखी है ए बी सी, ठीक है बच्चे, तो इसका एरिया फाइंड आउट करने का क्या तरीका होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसी तरीके से हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको बेस मान ले रही हूँ, ये बेस है, बी मान लेती हूँ चलो, और इसकी हाइट, हाइट का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मैं एच मान ले रही हूँ, तो इसका एरिया किसके बराबर आ जाएगा, हाफ इंटू बी इंटू एच, यही तो होगा ना इसका फॉर्मूला, ये आप शुरू से छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। पर अगर यहाँ पे ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है ना, तो इसका मतलब ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो अगर मैं इसको बेस ले रही हूँ तो यही इसका हाइट, इसकी यही होगी, अंदर और कहीं भी इसकी हाइट नहीं ड्रॉ हो सकती, तो इसी को हम हाइट ले लेंगे। तब इस केस में एरिया किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू हाफ, और बेस कितना दे रखा है, दैट इज इक्वल टू बी सी इंटू हाइट इज इक्वल टू किसके बराबर दे रखी है, दैट इज इक्वल टू ए बी। तो राइट ट्राइंगल में राइट एंगल के ऊपर जो साइड्स बनी होती है ना, तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू साइड्स। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में देखो हमें यहाँ पे ये फिगर दे रखी है, मैं इसको AC को ज्वाइन कर ले रही हूँ। देखो बच्चे, आपको पता होगा, आपने काइट फिगर के बारे में पढ़ा होगा, यहाँ पे एक काइट की फिगर बन रही है। ठीक है, काइट की फिगर किस तरह से होती है, जिसमें दो एडजेसेंट साइड्स जो है इक्वल है, बाकी दो का अलग मेजरमेंट है। ठीक है, इस तरह की फिगर को हम काइट की शेप कहते हैं। तो जो काइट है ना, उसका ये ऑपोजिट एंगल है ना, ये हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं। इसको पर हम प्रूव भी करेंगे, प्रूव किए बिना मत करना, क्योंकि सीधा नहीं हम बोल सकते कि एंगल बी और एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो क्या करेंगे, पहले ये एंगल हम 90 डिग्री प्रूव करेंगे, उसके लिए हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है बच्चे, इसमें क्या आ गया, देखो ये साइड और ये साइड इक्वल दे रखी है, ए बी इज इक्वल टू ए डी है, रीजन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, गिवन ही है बच्चे, और BC
इज इक्वल टू BC है, ये कितना दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और AC इज इक्वल टू AC है, ये कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन आ गया। तो देयरफॉर बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या हो जाएगा बेटा, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC हो जाएगा। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल ABC विल बी इक्वल टू एंगल ADC भी हो जाएगा ना, ठीक है। इसका रीजन क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। तो यानी उसका मतलब क्या है कि जो साइड इक्वल है उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और जो एंगल इक्वल है उसकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। AC और AC इसमें कॉमन था तो इसके ऑपोजिट एंगल ये बन रहे हैं, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो पर ये क्या है, ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, तो एंगल ABC प्लस एंगल ADC कितना हो जाएगा बेटा, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, that is equal to 180 degree. Reason, because ABCD is a cyclic quadrilateral, and we know that sum of opposite angle of the cyclic quadrilateral is equal to 180 degree, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ABC को तो एज इट इज रहने दिया, और मैंने ADC को ABC से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं इक्वली है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आ गया, एंगल ABC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है बच्चे। तो एंगल ABC कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल ABC और एंगल ADC, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC है, तो ये दोनों कितने आ गए 90 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं, असल में हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया। तो अब एरिया वाली इसके पार्ट की तरफ आते हैं। तो एरिया के लिए बच्चे क्या करेंगे, पहले हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जब राइट ट्राइंगल होती है तो उसका एरिया ये बेस होगा, ये हाइट होगी, या ये हाइट, ये बेस होगा और ये हाइट होगी, ठीक है। तो ये जो राइट एंगल के ऊपर दोनों साइड्स बनी होती हैं उन्हीं को हम बेस और हाइट ले लेते हैं। तो इसकी साइड्स और इसकी साइड सेम ही है, तो अगर हम एक का एरिया निकाल लेंगे कि दूसरे में हम बोल देंगे सिमिलरली, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ, कुछ भी बेस ले सकते हो आप, इसको भी बेस ले सकते हो, इसको भी बेस ले सकते हो, हाफ इंटू BC इंटू AB, ठीक है बच्चे। और BC कितना है हमारे पास 12 है, और AB कितना है 5 है, कटिंग कर दी, ये कितना आ गया 6 5 30, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि हमें सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ, पर आपने स्क्वायर यूनिट्स जरूर लिखना है, ठीक है। स्क्वायर यूनिट्स नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ये नहीं कि नहीं दिए हुए यूनिट्स तो इसमें हमने कुछ लिखना ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। सिमिलरली का ये साइन है, ठीक है। एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू DC, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 5 इंटू 12, दैट इज इक्वल टू 30 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, 30 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। तो टोटल एरिया, देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू कितना है, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, दैट इज इक्वल टू 30 प्लस 30, दैट इज इक्वल टू 60 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स जरूर लिखेंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ कि नहीं तो आधा नंबर बच जाएगा, ठीक है, बिना मतलब कि आधा नंबर नहीं देख के आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज के समझाए हुए सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं जरूर आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी और आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करो ना। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।